Hello students. So now I am starting with section third of this operation search, and the first topic of this section is game theory. So first definition is game is defined as the activity between two or more persons. गेम थ्योरी वही गेम थ्योरी है जो गेम्स हम खेलते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट एंड सो ऑन। तो उस थ्योरी को कैसे यहाँ पे स्टडी किया गया उसके बारे में बात की गई है। गेम इज डिफाइंड एज द एक्टिविटी बिटवीन टू और मोर पर्सन्स इन्वॉल्विंग activity by each person according to set of rule at the end of which each person receive some benefit or suffer loss। ठीक है जी, ये बेसिकली वही गेम थ्योरी है। बोल रहा है कि गेम थ्योरी क्या है, ये दो या दो से ज़्यादा पर्सनस के बीच की एक एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रूल सेट करते हैं, और रूल सेट करने के बाद आप उस गेम को प्ले करते हैं, और प्ले करने के बाद जैसे आपकी गेम एंड होती है तो एंड में एक टीम जो है वो प्रॉफिट रिसीव करती है और दूसरी टीम जो है वो उसको लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन टू पर्सन जीरो सम गेम। टू पर्सन जीरो सम गेम नाम है ये, या इसको बोलते हैं हम फेयर गेम, या इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर गेम। ये कौन सी गेम होती है? अ गेम ऑफ टू पर्सन इन विच द गेन ऑफ वन प्लेयर आर द लॉसेज ऑफ अदर प्लेयर इज कॉल्ड टू पर्सन जीरो सम गेम। कहने का मतलब ये है कि टू पर्सन जीरो सम गेम क्या है, ये दो आदमियों के बीच की एक गेम है जिसमें एक आदमी पूरी तरह से हारता है तो दूसरा आदमी पूरी तरह से, जो पहला हारेगा वो उसको जीतता है, जो दूसरा आदमी पूरी तरह उसको जीतता है। अ गेम ऑफ टू पर्सन इन विच द गेन ऑफ वन प्लेयर आर द लॉसेज ऑफ अदर प्लेयर। मतलब जब दूसरा आदमी पूरी तरह से हारेगा तो पहला आदमी वो सारा का सारा बेनिफिट उससे ले जाएगा, मतलब दूसरे जो प्लेयर लॉस में जा रहा है उसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह की जो गेम होती है उसको बोलते हैं हम टू पर्सन जीरो सम गेम। तो आज की डेट में तो ऐसी गेम मुझे नहीं लगता कोई बची होगी जो पूरी तरह से फेयर गेम होगी। ठीक है जी, तो इसका वैसे अगर देखा जाए मेरे हिसाब से जो बेस्ट एग्जांपल है, हम बचपन में एक गेम खेला करते थे, कंचों की गेम खेला करते थे, कंचे होते थे ना। तो उसमें क्या होता था कि जब दो पर्सन गेम खेलते थे, दो लड़के दो बच्चे जब उस गेम को खेलते थे कंचों के साथ, तो एक जो प्लेयर है वो अगर एक कंचा हारता है तो दूसरा जो है वो उस कंचे को जीतता है। तो दैट इज़ ए आई थिंक फेयर गेम और टू पर्सन जीरो सम गेम। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी क्या होती है? इट इज़ अ कोर्स ऑफ एक्शन टेकन बाई वन प्लेयर। ठीक है जी, हम कोई भी काम करते हैं हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो कोर्स स्ट्रैटेजी क्या है? इट इज़ कोर्स ऑफ एक्शन टेकन बाई वन प्लेयर। उसका पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? आपने देखा होगा ट्रांसपोर्टेशन में भी मैट्रिक्स बनता था, असाइनमेंट प्रॉब्लम में भी मैट्रिक्स बनता था, उसी तरीके से गेम थ्योरी में भी मैट्रिक्स बनता है। द पे ऑफ मैट्रिक्स इज द रिजल्ट और आउटकम ऑफ द स्ट्रैटेजी। कि जो भी आपने स्ट्रैटेजी अप्लाई की, अप्लाई करने के बाद जो कुछ वहाँ गेम में हुआ तो उसकी आउटकम जो होगी दैट इज़ योर पे ऑफ मैट्रिक्स। इन दिस मैट्रिक्स रो रिप्रेजेंट, अब हमने फिक्सेशन कर दी यहाँ पे, कैसे किया है? ये जो मैट्रिक्स है गेम थ्योरी का, इसमें रो रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एक्शन ऑफ द प्लेयर ए। ध्यान रखिएगा, याद करना इसको। जो रो है वो ए प्लेयर के एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इन दिस मैट्रिक्स रो रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एक्शन ऑफ प्लेयर ए विच इज़ ऑलवेज रिटर्न इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मैट्रिक्स। ये फिक्स कर दिया हमने कि प्लेयर ए को ऐसे लिखेंगे एरो डाउनवर्ड्स, और जो रोज हैं वो प्लेयर ए के एक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है जी। द नंबर ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एक्शन ऑफ प्लेयर बी, और जो कॉलम्स हैं वो बी प्लेयर के एक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। याद करो उसको, रोज जो हैं वो ए प्लेयर के एक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी, कॉलम जो हैं वो बी प्लेयर के एक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। विच इज़ ऑलवेज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द मैट्रिक्स। तो प्लेयर ए को हम यहाँ लिखेंगे, प्लेयर बी को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और ये बी प्लेयर की जो टीम है उसके ये मेंबर्स हैं, ए प्लेयर की टीम उसके ये मेंबर्स हैं, और ये एक्शन है ऑफ प्लेयर ए एंड प्लेयर बी। ठीक है जी। उसके बाद सच मैट्रिसेस ऑलवेज शोड द पेमेंट गेन टू प्लेयर ए। ये खास ध्यान रखना यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपकी सारी एंट्रीज यहाँ पे पॉजिटिव हैं तो प्लेयर ए जो है वो गेन करता है, प्लेयर बी जो वो लॉस में है। और अगर गलती से कोई एंट्री नेगेटिव आ गई, इसमें कोई भी एंट्री, जैसे मान लो इसके साथ माइनस आ गया या इसके साथ माइनस आ गया, तो उस एंट्री का मतलब ये हुआ कि प्लेयर बी जो है वो गेन कर रहा है और प्लेयर ए जो है वो लॉस में जा रहा है। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब इफ ऑल द एंट्रीज आर पॉजिटिव देन दिस इज द
गेन ऑफ प्लेयर एंड लॉस ऑफ प्लेयर बी। अगर कोई एंट्री नेगेटिव आती है तो दैट इज द गेन ऑफ प्लेयर बी एंड लॉस ऑफ प्लेयर ए। ठीक है, लिखा है देखो जरा, इफ देयर एग्जिस्ट नेगेटिव एंट्री इन द टेबल दैट मीन्स दैट द पेमेंट्स आर मेड बाय प्लेयर ए टू प्लेयर बी। तो प्लेयर ए जो है वो प्लेयर बी को देगा। ठीक है, ए इज कॉल्ड मैक्सिमम प्लेयर एंड बी इज कॉल्ड मिनिमम प्लेयर। तो यहाँ पर ए को हम नाम देंगे मैक्सिमम प्लेयर, बी को नाम देंगे हम मिनिमम प्लेयर। तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर दिस गेम थ्योरी। उसका सेटल पॉइंट क्या होता है? इट इज़ अ पॉइंट ऑफ अ पे ऑफ मैट्रिक्स। ये सेटल पॉइंट जो होगा वो इसी मैट्रिक्स का कोई पॉइंट होगा, एंट्री होगी कोई, जैसे मान लो A22 होगी या A323 होगी या A34 होगी या A45, कोई एंट्री होगी, पर्टिकुलर एंट्री होगी, ये इसी मैट्रिक्स की कोई एंट्री होगी। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ अ पे ऑफ मैट्रिक्स द पोजिशन ऑफ विच इज़ मिनिमम इन ऑल द रोज। जो रोज है उसमें वो सबसे छोटी होगी एंट्री, एंड मैक्सिमम इन ऑल द कॉलम्स, और कॉलम में वो एंट्री सबसे बड़ी होगी। द पॉइंट इज कॉल्ड सेटल पॉइंट, उस पॉइंट को नाम देंगे सेटल पॉइंट, एंड द वैल्यू इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ गेम, और वहाँ पर जो भी वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ गेम। इफ वी आई इज पे ऑफ मैट्रिक्स सच दैट, ये पे ऑफ मैट्रिक्स देखा जैसे अभी हमने लिखा पीछे, इस तरीके से लिया कि मैक्सिमम ओवर आई एंड मिनिमम ओवर जे वी आई जे इक्वल टू मिनिमम ओवर जे मैक्सिमम ओवर आई वी आई जे इक्वल टू सम वी आर एस, देन आर कॉमा एस, मतलब जिस सेल में वो मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री आएगी उस वैल्यू को नाम देंगे हम वैल्यू ऑफ गेम, और वो जिस सेल में आएगी उस सेल को हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड सेटल पॉइंट। सेल इज कॉल्ड सेटल पॉइंट एंड वी आर कॉमा एस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ गेम। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा ही, तो इसको आपको रिटेन करना है। उसका रूल क्या है सेटल पॉइंट फाइंड आउट करने के, व्हाट आर द रूल्स? सो फर्स्ट रूल है, जब आपने न्यूमेरिकल करना तो कैसे मूव करना। सबसे पहला रूल क्या है? सेलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स। जो भी आपको पे ऑफ मैट्रिक्स गेम थ्योरी का दे रखा होगा उसकी हर एक रो को आपने एनालाइज करना है, और एनालाइज करते वक्त यह ध्यान रखना है कि आपने हर एक रो के उस एलिमेंट को चूज करना है जो सबसे छोटा होगा, और उसको आपने क्या करना है? सर्कल कर देना है। रिपीट द प्रोसीजर फॉर एवरी रो। उसी तरीके से सेकंड स्टेप, सेलेक्ट द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम। फिर आपने सेम प्रोसीजर कॉलम में अप्लाई करना है, और कॉलम में जो सबसे बड़ा एलिमेंट नजर आएगा उसको आपने रेक्टेंगल करना है। ठीक है जी। तीसरा स्टेप, इफ देयर अपीयर एन एलिमेंट विद सर्कल एंड विद रेक्टेंगल, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसके ऊपर सर्कल भी आ गया और रेक्टेंगल भी आ गया, द पोजिशन ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड सेटल पॉइंट। अगर ये सर्कल तथा रेक्टेंगल किसी सिंगल एलिमेंट के ऊपर आ गए तो वो जो एलिमेंट होगा दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द गेम, और वो एलिमेंट जिस रो तथा कॉलम में आया दैट इज कॉल्ड सेटल पॉइंट। और अगर ये नहीं आएगा तो देन दिस रूल फेल्स। अगर सर्कल और रेक्टेंगल सेम पॉइंट के ऊपर नहीं आएंगे तो दिस रूल फेल्स। तो फिर हम चलेंगे नेक्स्ट रूल की तरफ। तो पहले देखते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइन हुज पे ऑफ मैट्रिक्स इज, ये देखा है और करके, ये दूसरे तरीके से पूछा है इसने क्वेश्चन। और डिफाइन 2% जीरो सम गेम, ये पेपर में पूछा गया 3-4 बार क्वेश्चन ऐसे पूछा है, डिफाइन 2% जीरो सम गेम एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द गेम। बोलता है कि 2% जीरो सम गेम डिफाइन करो और उसका फिर एग्जाम्पल दो। अब ये खास ध्यान रखना है कि 2% जीरो सम के केस में वैल्यू ऑफ गेम आपकी हमेशा जीरो आनी चाहिए। इफ वैल्यू ऑफ गेम इज जीरो ओनली देन दैट गेम इज 2% जीरो सम गेम, अदरवाइज इट इज़ नॉट ए 2% जीरो सम गेम। तो ये पूछने का तरीका है, अगर ऐसा पूछा होगा तो आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन दे रखा हो तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको ये एक प्रॉब्लम दे रखी है, ये प्लेयर ए की स्ट्रैटेजी है, ये प्लेयर बी की स्ट्रैटेजी है, और ये पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है। अब माइनस एंट्री का मैंने आपको बताया था, माइनस एंट्री का मतलब ये हुआ कि ये प्लेयर इससे इतने यूनिट गेन कर रहा है, ये प्लेयर इससे इतने यूनिट गेन कर रहा है, ये प्लेयर मतलब सेकंड प्लेयर यू है इससे इतने यूनिट गेन कर रहा है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस तरीके से वी हैव फर्दर क्वेश्चंस। ये है ठीक है, ये है, तो वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, जिसको मैं यहाँ करके बता रहा हूँ आपको मैं। देखिए ज़रा क्या बोलता है ये रूल, क्या बोलता है ये रूल? बोलता है कि आपने हर एक रो में जो है आपने जो सबसे छोटा एलिमेंट है फर्स्ट रो में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको लगाना आपने सर्कल। ठीक है जी। हर एक रो में आपने सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है, उसको लगाना सर्कल। तो फर्स्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट आ गया -3, सेकंड रो में सबसे छोटा एलिमेंट आ गया 0, थर्ड रो में सबसे छोटा एलिमेंट आ गया -4। ठीक है जी। उसी तरीके से फिर फर्स्ट कॉलम में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है
उसको लगाना है रेक्टेंगल। सेकंड कॉलम में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको लगाना है रेक्टेंगल। थर्ड रो में सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको लगाना है आपने रेक्टेंगल। सो फर्स्ट स्टेप था रो में सबसे छोटा एलिमेंट उसको सर्कल करना है, रो में सबसे छोटा एलिमेंट उसको सर्कल करना है। द सेकंड स्टेप कॉलम में सबसे बड़ा एलिमेंट उसको आपने कॉलम में फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ा एलिमेंट उसको रेक्टेंगल करना है, सेकंड कॉलम में सबसे बड़ा एलिमेंट उसको रेक्टेंगल करना है, थर्ड कॉलम में उसको सबसे बड़ा एलिमेंट उसको रेक्टेंगल करना है। थर्ड स्टेप ये बोलता है कि अगर इस प्रोसेस के दौरान जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो इस मैट्रिक्स में ऐसा कोई आपको एलिमेंट मिल जाता है जिसके ऊपर सर्कल भी आ गया और रेक्टेंगल भी आ गया, सर्कल भी आ गया रेक्टेंगल भी आ गया, तो वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ गेम। तो इसका मतलब इस गेम की वैल्यू होगी 0 और सैडल पॉइंट होगा वो आपका पॉइंट किस पोजीशन में है, मतलब कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में। तो कौन सी रो में, सेकंड रो में, कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में। तो 2,2 बन जाएगा इसका सैडल पॉइंट और वैल्यू ऑफ गेम बन जाएगी 0। और ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। सैडल पॉइंट इट इज़ नॉट यूनिक, ये आपका एक से ज़्यादा भी हो सकता है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सैडल पॉइंट इज 2,2 एंड वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू 0। और मैंने आपको पहले कहा अगर किसी गेम की वैल्यू 0 हो जाए तो वो गेम होती है आपकी फेयर गेम या 2% जीरो सम गेम या रेक्टेंगुलर गेम। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर ये आ गया हमारे पास। देयरफॉर सैडल पॉइंट इज 2,2 वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू 0, जिसको हम लिखेंगे कैपिटल बी से। ठीक है, अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप स्ट्रैटेजी कैसे देखनी है। स्ट्रैटेजी का मतलब वो जो सैडल पॉइंट या वैल्यू ऑफ गेम जो आई वो जिस रो में एक्ट की दैट इज़ द जिस रो में एक्ट की दैट इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर ए, और जिस कॉलम में एक्ट की दैट इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर बी। तो किस रो में एक्ट की, सेकंड रो में एक्ट की, तो सेकंड इज स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर ए। सेकंड कॉलम में एक्ट की तो सेकंड इज स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर बी। तो लिख दिया हमने द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर ए इज सेकंड एंड बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर बी इज सेकंड। सो दिस इज द क्वेश्चन। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं करके बताता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दोबारा सेम प्रोसीजर देखिए जरा। फर्स्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट -2, इसको कर दिया हमने सर्कल। सेकंड रो में सबसे छोटा एलिमेंट इसको कर दिया हमने रेक्टेंगल। थर्ड रो में देखिए सबसे छोटा एलिमेंट, थर्ड रो में सबसे छोटा एलिमेंट -4, इसको कर दिया मैंने रेक्टेंगल। ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ रो में सबसे छोटा एलिमेंट देखो जरा, सबसे छोटा एलिमेंट इज -6, इसको कर दिया मैंने सर्कल सॉरी। ठीक है, उसी तरीके से फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ा एलिमेंट कितना है 5, उसको कर दिया हमने रेक्टेंगल। जो बड़ा एलिमेंट है उसको रेक्टेंगल करना, ध्यान रखना। सेकंड कॉलम में सबसे बड़ा एलिमेंट कितना आ गया 3, इसको कर दिया मैंने रेक्टेंगल। थर्ड कॉलम में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा आया 1, इसको कर दिया मैंने रेक्टेंगल। उसी तरीके से नेक्स्ट कॉलम में सबसे बड़ा एलिमेंट 5, इसको कर दिया रेक्टेंगल। नेक्स्ट कॉलम में सबसे बड़ा एलिमेंट 6, तो इसको कर दिया मैंने रेक्टेंगल। ठीक है जी। अब आप अगर ध्यान दें तो दिस इज द एंट्री विच हैव बोथ सर्कल एंड रेक्टेंगल। सो इसका मतलब ये वैल्यू जो होगी दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ गेम, मीन्स कैपिटल बी इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू किस एंट्री के ऊपर है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम पे है। तो इसका मतलब आपकी जो सैडल पॉइंट होगा वो क्या हो गया 2,3। तो सैडल पॉइंट इज 2,3, वैल्यू ऑफ गेम इज 1 एंड बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए इज 2 मीन्स सेकंड रो एंड बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी इज 3 मीन्स थर्ड कॉलम। ठीक है, तो यही यहाँ किया है। देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा इस क्वेश्चन में। सो सैडल पॉइंट इज 2,3, वैल्यू ऑफ गेम इज 1, बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए इज 2 एंड बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी इज 3। ठीक है जी। तो आई थिंक अब क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल मेथड। तो 3 स्टेप हैं इस मेथड के। नंबर 1, फर्स्ट स्टेप क्या है, रो में सबसे छोटा एलिमेंट उसको आपने सर्कल करना है, कॉलम्स में सबसे बड़ा एलिमेंट उसको रेक्टेंगल करना है। अगर कोई ऐसी एंट्री मिल जाती है जिसमें सर्कल और रेक्टेंगल दोनों आ गए तो दैट वैल्यू इज वैल्यू ऑफ गेम, और वो वैल्यू जिस रो तथा कॉलम में होगी दैट इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। और अगर ऐसा नज़र नहीं आता है, ऐसा कोई भी पॉइंट नज़र नहीं आता है, देन दिस मेथड फेल्स। तो उस केस में हम चलेंगे नेक्स्ट मेथड के लिए। तो ये बाकी क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करें, ये हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा आपको अप्लाइड प्रॉब्लम दे रखी है एंड इट इज़ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, बाकी आप करेंगे खुद।
प्लेयर ए कैन चूज द स्ट्रैटेजीज फ्रॉम A1 A2 A3। ये स्ट्रैटेजीज दे रखी हैं ए प्लेयर की, यहाँ से चूज करेगा। वाइल बी कैन चूज फ्रॉम द सेट B1 B2। ठीक है, ए की 3 स्ट्रैटेजीज हैं, बी की 2 स्ट्रैटेजीज हैं। द रूल ऑफ गेम स्टेट्स दैट द पेमेंट शुड बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रैटेजीज। रूल क्या फिट कर दिया हमने कि जो आपने स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करनी है उसके हिसाब से आपने पेमेंट करनी है। जैसे क्या स्ट्रैटेजी क्या देखें, स्ट्रैटेजी पेयर सेलेक्टेड पेमेंट टू बी मेड, स्ट्रैटेजी पेयर सेलेक्टेड पेमेंट टू बी मेड। ठीक है ना, ये एक्चुअली में ये चीज़ इसके नीचे आनी थी तो ये ऐसे कर दिया। अब स्ट्रैटेजी क्या देखिए A1 B1। A1 B1 का मतलब 1 एंट्री का मतलब ये 1 है बेसिकली, 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 3 2 ये एंट्रीज हैं। पता ना आपको, ये आपको एंट्रीज पता है मैट्रिसेस में A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 ऐसे कौन सी एंट्रीज होती हैं। तो A1 B1 का मतलब 1 एंट्री, और इसका मतलब क्या है, ए पे ₹1 टू बी। ये मैं आपसे बात शुरू में कर चुका हूँ कि अगर ए बी को देगा, अगर ए बी को देगा तो इसका मतलब बी जीत रहा है, और अगर बी जीत रहा है मतलब बी गेन कर रहा है तो वो एंट्री आएगी नेगेटिव, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया कि जो हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स है उसका मतलब ये है कि ए प्लेयर गेन करता है, बी प्लेयर जो वो लूज करता है। तो अगर ए बी को देता है मीन्स अगर बी गेन करता है तो उसका मतलब वो एंट्री आपकी नेगेटिव आएगी। तो A1 B1 का मतलब ये है ए बी को ₹1 देता है तो इसका मतलब 1 एंट्री आएगी -1। ये देखो -1। A2 B2 का मतलब, A2 B2 का मतलब बी जो है वो ए को ₹4 देता है, बी ए को देता है, उसको ए गेन कर रहा है तो ये एंट्री आएगी पॉजिटिव। A2 B2 कौन सी एंट्री होगी, ये वाली A22, ये वाली एंट्री। ठीक है ना, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। उसका A1 B2 कौन सी एंट्री होगी, 1 2 मतलब ये बड़ी एंट्री। तो ये क्या है, बी पे ₹6 टू ए, तो बी ने ए को कितने रुपीज़ दे, 6 दिए, तो यहाँ पर एंट्री आ गई पॉजिटिव क्योंकि ए गेन कर रहा है। उसी तरीके से A2 B1 का मतलब बी पे ₹2, तो ये भी पॉजिटिव एंट्री आ गई। A3 B1 का मतलब ए पे, ये देखो अब ए बी को दे रहा है तो ये एंट्री फिर नेगेटिव आई, कौन सी एंट्री, 3 1 एंट्री कौन सी आ गई है, -2। और उसी तरीके से A3 B2 मीन्स ए जो है वो बी को ₹6 देता है तो फिर से नेगेटिव एंट्री आ गई। तो ये आपके पास अब मैट्रिक्स बन चुका है। उसके बाद आप रो वाइज कॉलम वाइज जो है सबसे छोटा एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से आपके पास सेटल पॉइंट आ जाएगा और स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। उसका नेक्स्ट जो है नेक्स्ट रूल, ये था एक रूल, और ये रूल आपका तभी एप्लीकेबल होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब मैट्रिक्स के अंदर किसी भी एंट्री के ऊपर सर्कल या रेक्टेंगल दोनों आ जाएं। अगर नहीं आ रहे तो दैट रूल फेल्स, उस केस में ये रूल चलेगा। और ये जो डोमिनेंस रूल है इट इज़ एप्लीकेबल फॉर प्रीवियस क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, तो डोमिनेंस क्या बोलता है, फॉर इजी सोल्यूशन इट इज़ कन्वीनियंट टू डील विद द स्मॉलर पे ऑफ मैट्रिक्स, साइज ऑफ पे ऑफ कैन बी रिड्यूस्ड टू स्मॉल, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। बोलने का मतलब ये हुआ, इसमें इस मेथड का मतलब डोमिनेंस का मतलब ये हुआ कि आपको एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स दे रखा है और आपने किसी रूल के तहत रोज को तथा कॉलम्स को इस तरीके से डोमिनेट करना है कि आपका मैट्रिक्स जो है वो रिड्यूस होकर 2 by 2 करा जाए, मतलब 2 क्रॉस 2 करा जाए। तो इसका मतलब इस मेथड में हमारा मेन मकसद है कि किसी भी मैट्रिक्स को 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट करना है। बस जैसे 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट हुआ इमीडिएट फिर उसको हम अपनी कैलकुलेशन के साथ एल्जेब्रिक कैलकुलेशन के साथ सॉल्व करके वैल्यूज निकाल लेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि आपने जो भी आपका मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 से ज़्यादा ऑर्डर का होगा और जिसमें ये फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं हो रहा है उसको आपने 2 by 2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है उसके हमारे पास कुछ एक स्टेप्स दे रखे हैं, तो देखते हैं ज़रा। उसका इन्फीरियर एंड सुपीरियर स्ट्रैटेजी, इन्फीरियर एंड सुपीरियर स्ट्रैटेजी ये दे रखा है, ए कुछ एंट्रीज ऐसी होंगी, बी कुछ एंट्रीज ऐसी होंगी, अगर ए आई बी आई से बड़ा तो उसका ए आई जो है वो बी आई से सुपीरियर है, देन स्ट्रैटेजी कॉरस्पॉन्डिंग टू ए इज सुपीरियर देन बी। अब मैकेनिज्म ऑफ डोमिनेंस रूल क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना जरा इसको, थोड़ा सा टिकली चाहिए। पहला स्टेप है इसका, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो इज लेस देन इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो देन फर्स्ट टाइप ऑफ रो कैन बी डिलीटेड। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो आपने क्या करना है, जो भी आपको मैट्रिक्स दे रखा होगा उस मैट्रिक्स की रोज को आपस में आपने एनालाइज करना, आपस में। जैसे पहली को दूसरी से कंपेयर किया, दूसरी को तीसरी से कंपेयर किया, तीसरी को पहली से कंपेयर किया, किसी भी रो को किसी भी रो के साथ कंपेयर कर सकते हैं, इट इज़ नॉट फिक्स। और अगर आपको लगता है कि किसी भी रो की एंट्रीज किसी भी रो से
छोटी या बराबर आ रही हैं, तो जिसकी एंट्रीज छोटी या बराबर आ रही हैं उस रो को हम वहाँ से डिलीट कर देंगे। दिस इज फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी कॉलम इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर कॉलम। कॉलम के केस में उल्टा हो जाएगा। कॉलम में क्या करना है, आपने कॉलम को आपस में एनालाइज करना है। तो जिस कॉलम की एंट्रीज किसी भी कॉलम से बड़ी या बराबर आएंगी तो उस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहला स्टेप क्या है, एक ऐसी रो को आप डिलीट करेंगे जिसके मेंबर्स किसी न किसी रो से छोटे या बराबर आए तो उसको डिलीट कर देंगे। कॉलम में क्या होगा, उस कॉलम को डिलीट करेंगे जिसके मेंबर किसी न किसी अदर कॉलम से बड़े या बराबर आए तो उस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद अगर ये दो स्टेप से भी आपका काम नहीं बनता तो उसका स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 ये बोलता है कि वी मे डिलीट अ रो और अ कॉलम। हम किसी भी रो या किसी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। कैसे, इफ़ एवरेज ऑफ अदर टू रो और कॉलम इज सुपीरियर और इन्फीरियर टू दैट रो और कॉलम। मतलब हम किसी भी रो या किसी कॉलम को डिलीट करेंगे, किसी रो को डिलीट करेंगे अगर उस रो की वैल्यूज़ किन्हीं दो अदर रो की एवरेज वैल्यू से सुपीरियर हो तो उस रो को डिलीट कर देंगे, और कॉलम में क्या होगा, इन्फीरियर हो तो उस कॉलम को डिलीट कर देंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसका रिपीट द प्रोसीजर और उसका रिपीट दिस 3 स्टेप्स टिल वी गेट 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, और ये प्रोसीजर को हम तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स ना जाए, और पक्का बनता है तो 2x2 तक पहुंचाना, ध्यान रखना है। ठीक है, और मान लो अगर आप प्रीवियस मेथड के क्वेश्चन को इस मेथड से करेंगे तो होगा क्या, लास्ट में जो मैट्रिक्स बचेगा वो 2x2 की जगह 1x1 का बचेगा, ध्यान रखना है। अगर 2x2 का बच रहा है तो उसका मतलब पहला रूल फेल हो रहा है आपका, तब ये 2x2 का बच रहा है। और अगर लास्ट में 1x1 का मैट्रिक्स बच रहा है तो उसका मतलब उस क्वेश्चन को आप पहले मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, इफ़ द गेम हैज़ अ सैडल पॉइंट। अगर सैडल पॉइंट होगा, देखो जो मैं बोल रहा था, देन अ गेम इज सेड टू बी प्योर स्ट्रैटेजी। अगर सैडल पॉइंट होगा तो उसकी स्ट्रैटेजी को बोलेंगे हम प्योर स्ट्रैटेजी। इफ गेम हैज़ नो सैडल पॉइंट देन द गेम इज सेड टू हैव मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। सैडल पॉइंट होगा मतलब वो फर्स्ट रूल के अनुसार अगर सैडल पॉइंट मिलता है तो इसका मतलब ये प्योर स्ट्रैटेजी होगी। इसका मतलब अभी जो हमने पीछे रूल स्टडी किया उसकी सारी स्ट्रैटेजी जो थी प्योर स्ट्रैटेजीज थी। और अगर सैडल पॉइंट नहीं मिलता है, मतलब ऐसा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है, तो उस केस में इसके पास होगी मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। उसका नोट फॉर्म में रिजल्ट है, हालांकि इसके प्रूफ है यहाँ पे, पर हमने सिर्फ इनको यूज़ करना है कि जब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बच जाएगा, मतलब गेम बच जाएगी, तो उसकी स्ट्रेटेजी होगी मिक्स्ड। अभी बात कर चुका हूँ ऊपर में। और उसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो भी 2x2 मैट्रिक्स बचेगा, ये A1 A2 B1 B2 से, यहाँ पर A1 A2 स्ट्रेटेजी है, यहाँ पर B1 B2 सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर x1 x2 by1 by2 भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करना है, यहाँ 4 इक्वेशनें बनेंगी। 2x2 मैट्रिक्स की 4 इक्वेशनें बनेंगी। कैसे बनेगी, लेट कैपिटल बी विद द वैल्यू ऑफ गेम, इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी क्वेश्चन। फिर क्या करना आपने, पहले आपकी इच्छा है 4 सेट बनेंगे क्वेश्चन के, 2 बनेंगी रो वाइज और 2 बनेंगी कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज कैसे बनना है, A1 प्लस C A2 इक्वल टू बी, मतलब पहले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करके बी के बराबर इक्वेट करना है, और दूसरे कॉलम को इनसे मल्टीप्लाई करके इक्वेट करना है इक्वल टू बी। और तीसरी क्वेश्चन लेंगे हम हमेशा A1 प्लस A2 इक्वल टू 1। इट इज़ A1 प्लस A2 इक्वल, ये प्रूफ हो गया था। अब आप इसको याद करेंगे, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों बी के बराबर हैं। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, एक ये बनेगी, फिर इन दोनों इक्वेशनों को आप सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व करेंगे इमीडिएट आपको A1 A2 मिल जाएंगे। उसी तरीके से रो वाइज, पहली रो से A इंटू B1 प्लस B इंटू B2 इक्वल टू कैपिटल बी, और दूसरी रो से C इंटू B1 प्लस D इंटू B2 इक्वल टू कैपिटल बी। और इन दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन बनेगी, और B1 प्लस B2 इक्वल टू बनेगी आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी। फिर 2 इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके B1 B2 की वैल्यू निकालेंगे। बस यही हमारा टारगेट है। A1 A2 निकालेंगे, B1 B2 निकालेंगे, और इनकी हेल्प से आपको V की वैल्यू मिल जाएगी। अब 4 इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से आप V की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि A1 A2 B1 B2 आपके पास निकल चुके होंगे। तो वैल्यू ऑफ गेम मिल जाएगी, और वैल्यू ऑफ गेम निकलने के बाद A1 A2 B1 B2 जो हैं, दे इट सेल्फ गिव्स द मिक्स स्ट्रेटेजी फॉर गिवन गेम। ठीक है जी, तो ये आपका नेक्स्ट मेथड है। उसके बाद सॉल्व फॉर A1 एंड A2 एंड B1 B2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ गेम, और उसके बाद हम वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे।
ठीक है जी। तो ये मेथड नंबर 2 है। अब इस मेथड के बिहाफ पे कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं जिसको फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।